वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, इलेक्टिव सब्जेक्ट है फार्माकोविजिलेंस 8th सेमेस्टर का। आवाज़ थोड़ी सी बदली लग रही होगी आपको, तबीयत थोड़ी सी नासाज है क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है, इसलिए हिम्मत करके एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी एडजस्ट कीजिएगा, ईयरफोन लगा के यूज़ करिएगा तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है। इस फार्माकोविजिलेंस में हमको प्री क्लिनिकल फेज और सेफ्टी डेटा जनरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है हम फार्माकोविजिलेंस क्यों करते हैं, हम ADR को रिपोर्ट क्यों करते हैं, हम साइड इफेक्ट को चेक क्यों करते हैं, उसका डेटा क्यों बनाते हैं, ताकि हम ड्रग के सेफ्टी परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। आपको पता है ऐसी दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है एलोपैथ में जिसमें कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जिसके कुछ एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो, उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी के लिए ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस का स्टडी किया जाता है। देखिए, ये शुरुआत कैसे हुई। 1950-60 के आसपास में एक ड्रग थी थैलिडोमाइड, जिसको बाद में लेप्रोसी के लिए यूज़ किया गया, लेकिन शुरू में उसे यूज़ किया जाता था जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी। तो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो उनको उस समय पहले 3 महीने में बहुत वॉमिटिंग वगैरह होती थी, उल्टी होती थी, जी मचलाता था, उकलाता था, ये दिक्कतें होती थी। तो उस समय 1950-60 में एक ड्रग बहुत कॉमन हो गई थी कि थैलिडोमाइड दे दो, उसकी वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी, जी मचलाना ठीक हो जाएगा, वो फिट हो जाएगी। और ढेर सारे पेशेंट्स को, खूब सारे पेशेंट्स को, खासकर इंग्लैंड में, वहाँ पे UK में, अमेरिका में, कई जगह पे ये दवाइयाँ खूब तेज़ी से चली। लेकिन रिपोर्ट 1-2 साल बाद, 3 साल बाद ये मालूम चला कि जिन जिन बच्चों को, औरतों को थैलिडोमाइड दिया गया था, उनके बच्चों में, जो पैदा हुए बच्चे, उनमें कुछ ना कुछ कमियां थीं, उसमें कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग था, कोई बॉडी का कोई पार्ट कम काम कर रहा था, अपंग थे, यानी ये सब दिक्कतें वहाँ पे देखी गई। तो तुरंत इस पे जब रिसर्च किया गया तो मालूम चला कि एक्चुअल में ये जो दिक्कतें हुई हैं, जो लाखों लाखों बच्चे के साथ ये दिक्कत हो रही है, ये दवा थैलिडोमाइड है। इसे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी या थैलिडोमाइड डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब वहाँ से शुरुआत हुआ कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाया जाए कि कोई भी दवा किसी भी पेशेंट को तभी दिया जाएगा, मार्केट में तभी लॉन्च किया जाएगा, जब उसका पूरी तरह से सेफ्टी हमारे पास पता हो, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसकी कहानी क्या है, हमें सब पता हो। तो उसी के बाद से जो FDA है, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फिजिशियंस थे, उन्होंने ADR और FDA को नोटिस करने के लिए उन्होंने 1963 में UK में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था द कमेटी ऑन सेफ्टी ऑफ ड्रग्स, CST। ठीक है। और उन्होंने येलो कार्ड सिस्टम शुरू किया। येलो कार्ड सिस्टम क्या होता है, उन्होंने 1964 में येलो कार्ड के अंतर्गत वो दवाइयाँ आती हैं जो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ज़्यादा शो करती हैं, तो उनको अलग से लिस्ट बना के येलो कार्ड करके उन पे ज़्यादा रिसर्च किया गया। ये एक पैरामीटर शुरू हुआ और यहाँ से 1963-64 से स्टार्ट हुआ, 1963-64 से स्टार्ट हुआ कि ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस। और इंटरनेशनल लेवल पे जिनेवा में जो संगठन था, वहाँ पे 1971 में ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसको लागू किया गया। ठीक है। तो अब देखिए, हम देख लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस के बनने के बाद जिसको बैन किया गया, जिसमें कुछ दिक्कतें थी। जैसे कि आपको प्रैक्टोलॉल, ये ऑक्यूलोमोक्यूटेनियस रिएक्शन कॉज कर रहा था आपकी आंखों में, कान में। ट्रोग्लिटाजोन लीवर को डैमेज कर रहा था। सेर्विस्टाटिन, ये स्केलेटल मसल को डैमेज कर रहा था। रोफिकॉक्सिब, ये मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन कॉज कर रहा था। फ्यूराजोलिडीन कैंसर कॉज कर रहा था। और एनालजिन जो है बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कर रहा है। इसलिए इन दवाओं को तुरंत बैन किया गया। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जो ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस है, जो इसकी स्टडी है, वो 3 फेजेस में हम कर सकते हैं। प्री क्लिनिकल फेज में भी करते हैं, क्लिनिकल फेज में भी करते हैं और पोस्ट अप्रूवल फेज में भी करते हैं, यानी दवा के लॉन्च होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद, मार्केट में आने से पहले। अब प्री क्लिनिकल फेज पे हम इन विट्रो इन विवो कर सकते हैं, क्लिनिकल फेज में ह्यूमंस पे करते हैं, और जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो ट्रायल कराते हैं उसमें हॉस्पिटल्स में, उनका रिपोर्ट वो फाइल करते हैं। और पोस्ट अप्रूवल फेज जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स करते हैं और पीरियाडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स करते हैं। चलिए, अब सेफ्टी डेटा जनरेशन देते हैं। तो सेफ्टी डेटा जनरेशन यानी कि इन पे ट्रायल पे सेफ्टी का जो डेटा है, उसके जो रिपोर्ट्स है, वो 3 जगहों से हमें प्राप्त करनी होती है। एक प्री क्लिनिकल फेज पे, दूसरा क्लिनिकल फेज पे और तीसरा पोस्ट अप्रूवल फेज पे। तो प्री क्लिनिकल फेज पे कैसे काम करता है? प्री क्लिनिकल फेज में 2 तरीके की टॉक्सिकोलॉजी होती है, यानी हमको 2 तरीके की बीमारियों के बारे में स्टडी करना होता है। एक होता है एक्सप्लोरेटरी टॉक्सिकोलॉजी,
एक होता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। इसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है समझ लीजिए, जब भी किसी ड्रग को किसी पेशेंट को देते हैं और उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट हमें स्टडी करना होता है कि दवा का क्या नुकसान हो रहा है, फायदे का स्टडी नहीं करना है, नुकसान का स्टडी करना है, उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है कि ये एक तरह का ह्यूमन पे किया जाने वाला एक स्टडी है, जिसमें हम किसी भी ड्रग को पेशेंट को करीब 1 महीने तक देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं शॉर्ट पीरियड में कि उसके किस ऑर्गन पे क्या अफेक्ट हो रहा है, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में क्या अफेक्ट हो रहा है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी टॉक्सिकोलॉजी। और एक होता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम जीएलपी के स्टैंडर्ड हिसाब से दवा बनने के बाद हम ड्रग को पेशेंट को लंबे समय तक देते हैं, 6 महीने, साल भर के बाद, और उसके बाद उसके मार्केटिंग अप्रूवल के बाद भी हम पेशेंट को थोड़ा सा चेक करते रहते हैं, क्रॉस चेक करते रहते हैं। ये उस प्रकार की स्टडी को हम रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एक्सप्लोरेटरी टॉक्सिकोलॉजी में कौन कौन सी बीमारियों को हम बेसिकली चेक करते हैं शरीर में, जैसे म्यूटाजेनिसिटी चेक करेंगे, साइटोटॉक्सिसिटी चेक करेंगे, इम्यूनोटॉक्सिसिटी, हिपेरोटॉक्सिसिटी, एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी एंड इन सिलिको स्क्रीनिंग हम सब करते हैं। जबकि रेगुलेटरी टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये एक सेफ्टी फार्माकोलॉजी है जिसका स्टडी हम इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके से कर सकते हैं, और ये जीएलपी गाइडलाइन यानी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस की गाइडलाइन के हिसाब से किया जाता है। इसमें 28 दिन तक हम किसी भी ड्रग को रिपीट करते हैं और उस अलग अलग 2 स्पीसीज़ में, यानी किसी भी 2 अलग स्पीसीज़ पे हम ट्राई करेंगे। 3 से महीना 12 महीने तक उसकी क्रोनिक टॉक्सिसिटी 2 स्पीसीज़ में स्टडी करेंगे और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी 1 स्पीसीज़ में स्टडी करेंगे, और 24 महीने तक हम कार्सिनोजेनिसिटी 2 स्पीसीज़ में, यानी लगातार लंबे समय तक ये बीमारियों का स्टडी चलता रहता है। अब सेफ्टी फार्माकोलॉजी जो होते हैं उसमें बेसिकली 3 मेन रीजंस होते हैं। एक होता है कोर बैटरी ऑफ टेस्टेस, फॉलो अप टेस्टेस और सप्लीमेंट्री टेस्टेस। ये क्या होता है देखिए, अब इसको समझिए कि जब कोर बैटरी टेस्ट क्या है कि जो हम अपनी बॉडी के सेंट्रल ऑर्गन पे, जैसे सीएनएस हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इस पे जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हमारा कोर बैटरी ऑफ टेस्टेस है। बाकी इसी ऑर्गन पे हम जब अदर टेस्टेस करते हैं तो हमारे फॉलो अप्स और सप्लीमेंट्री टेस्ट होते हैं। इसको चलिए समझ लेते हैं कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। तो जो हमारे कोर बैटरी टेस्टेज है, अगर सीएनएस में कर रहे हैं तो उसमें मोटर एक्टिविटी, बिहेवियर चेंजेस, बॉडी टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन, इसको देखते हैं। सीवीएस में हम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी चेंजेस, इसको देखते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम रिस्पायरेटरी रेट्स, टोटल वॉल्यूम, इन सबको चेक करते हैं। फॉलो अप टेस्ट्स की बात कर लें तो इसमें सीएनएस में हम लोग बेसिकली लर्निंग और मेमोरी चेक करते हैं, ब्रेन पेशेंट का क्या कैसा हो रहा है, मोटर फंक्शन का टेस्ट क्या है, विजुअल कैसा है, ये चेक करेंगे। सीवीएस में हम कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिविटी, वैस्कुलर रेसिस्टेंस, रीजनल ब्लड फ्लो, ये सब चेक करेंगे। जबकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयरवेज रेजिस्टेंस क्या है, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर क्या है, ब्लड गैसेस क्या है, ये हम इसको चेक करेंगे। अब कुछ सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में होता है, जैसे किडनी में, एएनएस में, जीआईटी में। किडनी में हम यूरिन वॉल्यूम, पीएच, प्रोटीनूरिया, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब टेस्ट करा कर चेक करते हैं। एएनएस में हम बेसिकली सीवीएस, जीआईटी, रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स क्या है, एगोनिस्ट दवा देने के बाद ये चेक करेंगे। और जीआईटी में हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पीएच, जीआई मोबिलिटी और जीआई ट्रांजिट टाइम को चेक करते हैं। चलिए अब बात करेंगे सेफ्टी डेटा इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, जब हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, यानी पहला फेज तो हो गया हमारा फेज प्री क्लिनिकल ट्रायल, अब दूसरा क्लिनिकल ट्रायल जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम कहाँ पे ध्यान देकर सेफ्टी डेटा को ऑब्टेन करेंगे या रिपोर्ट फाइल करेंगे। पहला रिपोर्ट सीरियस एडवर्स इवेंट जो भी है, जितनी भी दवाओं का सीरियस एडवर्स उसको रिपोर्ट करिए। कंडक्ट सब्जेक्ट फॉलो विजिट, किसी भी जिस पेशेंट को ये बीमारी एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है उस पर लगातार फॉलोअप करिए, उससे मिलते रहिए। देखिए आप वेब सीरीज़ अगर आप देखते हो तो एक नई वेब सीरीज़ अभी लॉन्च हुई है हॉटस्टार पे, ह्यूमन वेब सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो उसको आपको मालूम चलेगा। उससे आपका एग्जाम टाइम है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ह्यूमन वेब सीरीज़ देखिए, लेकिन जब भी आप देखिएगा तो आपका ये फार्माकोविजिलेंस का चैप्टर बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रग ट्रायल कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, कैसे दवाओं को फॉलोअप करते हैं, कैसे उस पर धांधली होती है, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 4, ये सब आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा उस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। और मतलब आपको पता है मेरा पढ़ाया आपको बहुत दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन वेब सीरीज़ आपको बहुत दिन तक याद रहेगी। एंश्योर सब्जेक्ट कंप्लायंस, कंटिन्यू कम्युनिकेशन, ये सब हम करते हैं। ठीक है, अब हो गया फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 हो गया। अब हम आते हैं पोस्ट मार्केट की तरफ। तो क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी डेटा जो है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया आपको। सेफ्टी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एडवर्स इवेंट का, कॉमन एडवर्स इवेंट, रेयर एडवर्स इवेंट, सीरियस एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स इवेंट एंड स्पेशल इंटरेस्ट, लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज़, अनएक्सपेक्टेड, इतने प्रकार से हम एडवर्स इवेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक सुना था केवल एडवर्स इवेंट को भी कई लेवल पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। अब हम कुछ जान लेते हैं जैसे एडवर्स इवेंट क्या होता है। भैया आपको पता है कोई भी ड्रग हमने ट्रीटमेंट के दौरान दिया, उसका हमें जो इफेक्ट चाहिए था उसके अलावा कुछ अननेसेसरी, अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट आने लग गया, वो हमारा एडवर्स इवेंट है।
ठीक है। देखिए एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। साइड इफेक्ट में जो एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है वो हमारे लिए बॉडी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के लिए हमेशा नुकसानदायक ही होगा। ठीक है। एनी न्यू क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, एडवर्स आउटकम दैट ऑकर्स आफ्टर यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी डेफिनेशन है एडवर्स इवेंट के। अब सीरियस एडवर्स इवेंट क्या होता है, जिसमें इंसान के जान जाने की खतरा रहे, लाइफ थ्रेटनिंग रहे। ठीक है, ऐसा कोई दवा जिससे लाइफ थ्रेटनिंग हो, या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, या बहुत लंबे समय तक अस्पताल के अंदर रखना पड़ जाए, या सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हो जाए किसी बॉडी में पार्ट में, कंजेनिटल बर्थ हो जाए यानी बच्चा पैदा हो मरा हुआ हो। ठीक है, रिक्वायर इंटरवेंशन टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज, ये सब हो जाए तो ये सीरियस एडवर्स इवेंट पे आते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग सेफ्टी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई भी, जो आपने ड्रग स्टडी कर लिया, आपने ड्रग सेफ्टी बना दिया, अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिपोर्ट करना है अगर आपको सरकार के पास, FDA के पास, तो आपके पास क्या क्या आपके क्या पर रिपोर्ट क्या क्या चाहिए था। आपको सबसे पहले एक अनएक्सपेक्टेड और लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट आपको रिपोर्ट करना है FDA को तुरंत। अगर आपको लगता है कोई दवा खाने से पेशेंट मर गया या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई तो उसको FDA को करना है, और इसे आपको 7 दिन के अंदर करना है। उसके बाद आपको एनिमल स्टडी फिर से करनी है, उस पर कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करनी है, ड्रग को पीछे लाना है, और सारी चीज़ों को आपको थ्रेटनिंग डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट का रिपोर्टिंग टाइम कैसे होता है, एडवर्स रिपोर्टिंग आपको 7 दिन के अंदर करना होता है। अगर स्पॉन्सर जो है, जो एडवर्स ट्रायल करा रहा है, अगर उसे लग रहा है कि हाँ इसमें पेशेंट की जान जा रही है, तो उसे 7 दिन के अंदर उसे रिपोर्ट करना होता है, और 15 दिन के अंदर उसे नहीं करेगा तो उसको वहाँ पे पनिशमेंट भी मिल सकती है और पूरा उसका ट्रायल रद्द किया जाएगा। अब हो गया पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी। एक तो हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल, अब पोस्ट, यानी दवा लॉन्च हो गई है मार्केट में, अब भी क्या हमें ड्रग की सेफ्टी को स्टडी करना है, बिल्कुल हमें अब भी उसकी स्टडी करना है, उसका डेटा बनाना है। तो उस पर क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कराते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो कंडक्ट होते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, स्मॉल नंबर पार्टिसिपेंट होता है, लेकिन जो आपकी पोस्ट मार्केटिंग है वो बड़े लोगों पे होती है, इसलिए हमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, पीरियाडिक सेफ्टी अपडेट लेते हैं, PSUR प्रोसेस करते हैं, ADR इन्फॉर्मेशन को इंटेक करते हैं, डेटा रिट्रीवल करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। ये सारा कुछ करीब 6 महीने तक से लेकर 2 साल तक चलता है किसी भी ड्रग का। ठीक है। अब पोस्ट मार्केटिंग की जो रिपोर्ट होती है, हम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं किसी भी बड़े पॉपुलेशन पे, बड़े हॉस्पिटल के अंतर्गत। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी से पूछते हैं कि हाँ ये दवा ठीक है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसे वापस ले करके फिर से उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है। FDA जो है वो क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है 15 दिन के अंदर, और फिर हमें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को फाइल करनी होती है। दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ICH गाइडलाइन पर, और ICH गाइडलाइन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। इस तरह से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 खत्म कर लिया है, एक यूनिट बचा यूनिट नंबर 5। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।